गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं आकाश चौधरी आपका स्वागत करता हूँ फिर से एक बार आपके अपने क्रैक कंपटीशन यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं साइंस के क्वेश्चंस। थोड़े मिक्स क्वेश्चंस होंगे, इसमें फिजिक्स के भी होंगे, बायो के भी और थोड़े केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन होंगे। ये आपके थोड़े अभी जो पेपर्स आ रहे हैं, क्या नाम है, एक CPO का और GD के भी अपकमिंग पेपर्स के लिए वेरी हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आकाश चौधरी, साइंस फैकल्टी। So here's my introduction. So बिना किसी वक्त को गवाए पहले तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि एक होता है कि साइंस को पूरी तरीके से डीपली पढ़ना, ठीक है, कि मतलब कंप्लीट नहीं पढ़ना, हमें बस इतना पढ़ना है कि हमारे कंपटीशन के क्वेश्चंस आए तो हम बना सके उनको। क्योंकि ये होता है ना, कोई टीचर होता है ज़्यादा पढ़ाता है, ज़्यादा पढ़ना भी बेकार है और कम पढ़ना भी बेकार है। बस इतना पढ़ना चाहिए कि जो हमारे यूज़फुल हो, ठीक है। वो कॉम्पिटिटिव जो होते हैं, एग्जामिनर होता है, वो इतना क्वेश्चन नहीं बनाता कि आपको PhD लेवल का क्वेश्चन पूछता है। इतना पूछता है कि आपकी डेली लाइफ में जो आप उनका कभी यूज़ कर सको, ठीक है। आपको जनरल नॉलेज होनी चाहिए इस चीज़ के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, हु इन्वेंटेड एंटीसेप्टिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन ठीक होएगा इसमें से। यहाँ पे फर्स्ट है आपका डनलप, दूसरा बेंजामिन फ्रैंकलिन, थर्ड इज जोसेफ लिस्टर एंड फोर्थ इज योर मैकमिलन, ठीक है। तो सोचिए कौन सा हो सकता है फिर इसमें से आपके हिसाब से। ये नॉर्मली वो क्वेश्चन है जो आप सब जगह देखते ही हो, ठीक है। थोड़े से मैंने डाले हैं इसमें और आप देखना अच्छा लगे तो क्या जवाब है फिर आपका? क्या डनलप? डनलप किसका था? डनलप नहीं होएगा। डनलप ने क्या डिस्कवर, क्या इन्वेंट करा था? इन्होंने इन्वेंट करा था साइकिल का टायर, ठीक है। एक ये आता है और दूसरा था ये 4th नंबर के मैकमिलन। इन्होंने इन्वेंट करा था साइकिल को, ठीक है। बेंजामिन फ्रैंकलिन, इनको तो सभी जानते हैं, ये फादर ऑफ अमेरिका के नाम से भी जाना जाता है इन्होंने, ठीक है। इन्होंने बाईफोकल लेंस का भी डिस्कवर करा था। अब लास्ट में कौन बचा हमारा? जोसेफ लिस्टर, ठीक है। तो हमारा जोसेफ लिस्टर विल बी द राइट आंसर। किस किस का राइट आंसर था? क्या सबको पता था कि एंटीसेप्टिक का इन्वेंट किसने करा था? जोसेफ लिस्टर ने। आई होप आप सबका आंसर ठीक हुआ हो जोसेफ लिस्टर के 3 का, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अच्छा, एक हमारी 2 तरह की कॉम्बिनेशन होती है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन होती है, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होती है। सबको पता होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, हम अपने रजिस्टर को सीरीज में लगाते हैं, 1 बाय 1, एक के बाद एक लगाते हैं। एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक के नीचे एक और एक के ऊपर एक करके लगाते हैं, ठीक है। कितने भी कॉम्बिनेशन, कितने भी रजिस्टर्स लगा सकते हैं हम उनके ऊपर और नीचे। बट यहाँ पे क्वेश्चन है कि सीरीज कॉम्बिनेशन का। तो आप देखिए ऑप्शन इनके और ट्राई करिए। मैंने 4 ऑप्शन दिए, इसमें से लास्ट वाला तो नॉन ऑफ दीज का है। नॉन ऑफ दीज किसका होता है? पहले ये होता है कि बच्चों का सबसे पहले अगर नहीं बनना तो नॉन ऑफ दीज करके छोड़ देते हैं। वो नहीं छोड़ना, क्वेश्चन को देखना, अच्छी तरीके से समझना है क्या पूछा गया। क्योंकि बाई मिस्टेक ये होता है, जल्दीबाजी के चक्कर में पेपर आता है पर बीच बीच में से वर्ड को देखते हैं और फिर छोड़ आते हैं। तो है द फर्स्ट ऑप्शन विच इज डेट द इलेक्ट्रिक करंट वेरीज इन ईच रजिस्टर। जो हमारे रजिस्टर्स होते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के, उनमें सब में इलेक्ट्रिक करंट अलग अलग होता है। या दूसरा, इलेक्ट्रिक करंट इज सेम फॉर ईच रजिस्टर। क्या सभी जो रजिस्टर्स होते हैं उनमें करंट सेम फ्लो करता है? एंड थर्ड इज इलेक्ट्रिक करंट सेम फॉर ओनली फर्स्ट 2 रजिस्टर्स और बाकी जितने भी लगाए वो सारे अलग हो। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। तो किस किस का है वो? किसी का इसमें से ऑप्शन 2 है? ऑप्शन 2 है किसी का इसमें से? ये वाला, ओके। द इलेक्ट्रिक करंट सेम फॉर ईच रजिस्टर। जो इलेक्ट्रिक करंट रहता है वो सेम रहता है सभी रजिस्टर के लिए। अच्छा, ये हमने, अगर हम इसको भूल भी जाए कि इसका सेम रहेगा अलग रहेगा, तो इसके लिए एक आता है ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ में क्या बताया जाता है, जो सीरीज कॉम्बिनेशन का रजिस्टर निकालना होता है, इक्विवेलेंट रजिस्टर निकालना होता है, उसका फॉर्मूला होता है R बराबर R1 प्लस में R2 प्लस में R3, ऐसे ही सोन चलता रहता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे R आया कैसे है? हमें पता V इक्वल टू में IR होता है। ओम्स लॉ कहता है कि V इक्वल टू में IR मीन्स V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। इफ वी इंक्रीज द करंट देन वी ऑल्सो इंक्रीज द वोल्टेज,
ठीक है। तो V इक्वल टू में आई आर होता है। अच्छा ये थोड़ा फॉर्मूला बता देते हैं, ये वाला ऊपर वाला जो है ये क्या नाम है, इक्वल टू R1 प्लस R2 एंड सो ऑन। ये आया कैसे, V इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था, V इक्वल टू में आई आर होता है, ठीक है। ये ओम्स लॉ सभी को पता होगा इसके बारे में। यहाँ पर क्या वोल्टेज को मैंने V1 माना, पहले रजिस्टर के लिए V1 माना गया, दूसरे रजिस्टर के लिए V2 माना मैंने, और तीसरे रजिस्टर के लिए V3 माना है, ठीक है। अब हमने सपोज करो ये हमारा एक सर्किट बनाते हैं। पहले तो ये एक सर्किट है, ठीक है, ये रजिस्टर है, ठीक है, 2 रजिस्टर हो गए एंड इट्स अवर 3 रजिस्टर, ठीक है। ये फर्स्ट है, इसको नाम दे देते हैं फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। सॉरी फॉर दिस मिस्टेक बिकॉज आई एम नॉट expert to do this type of activity. This is my first time to use from the mouse to handle all of these stuffs. So आपको बस समझना है कि वो, क्योंकि ना कंपटीशन में बैठ के आपको ये याद आएगा कि वो सर ने कैसे करा था या फिर कैसे कर रहे थे वो, बस सबको ये याद रखना, कंसेप्ट को समझना है। कंसेप्ट समझ लिया तो आंसर आप कैसे भी बना सकते हो। मेनली क्या होता है हमारा इसमें, एक मिनट सारा इरेज कर देता हूँ, ज़्यादा हो गया ये, ठीक है। एक मिनट, जस्ट वेट फॉर सेकेंड। ओके, तो V इक्वल टू में आई आर था, हमने अपना ये जो R1 प्लस R2 प्लस R3 कैसे निकाला, V इक्वल टू में पहले रखा हमने आई R1, ठीक है, फिर दूसरा रखा V इक्वल टू में आई R2 एंड थर्ड रखा V इक्वल टू में आई R3, ठीक है। यहाँ पर हमने अगर हम टोटल V ले ले, V इक्वल टू में V1 प्लस V2 प्लस V3 लिखते हैं, ठीक है। तो V1 क्या था हमारा आई R1 एंड V2 क्या था हमारा आई R2 एंड थर्ड क्या था हमारा V3 आई R3। यहाँ पे हमने V इक्वल टू में, एक मिनट इसको नीचे लिखने के दोबारा ट्राई करते हैं, V इक्वल टू में क्या हो जाए हमारा आई R होता है, ये तो आपको पता ही, अभी मैंने पहले भी बता दिया था आपको, ठीक है। तो हमारा क्या था R, जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस निकलेगा, मीन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, बराबर किसके लिख सकते हैं हम यहाँ पे एक I लिख देते हैं क्योंकि V बराबर आई आर होता है। ये V इक्वल टू में आई आर था, तो और V1 की जगह क्या लिख सकते हैं हम, आई आर 1, ठीक है। ऐसे V दूसरा क्या लिखेंगे, आई आर 2, ठीक है। अब हम क्या यहाँ से ये वाला आई और ये दो वाले आई ये कैंसिल आउट कर सकते हैं, बचा क्या हमारा, बस ये बचा R इज इक्वल टू में R1 प्लस में R2, ठीक है। तो मेन बताने का मेरा यहाँ पे यही था आपको कि पर्पस कि अगर हमें अपना क्या नाम है सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है सभी में, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की कहे तो उसमें हमारा वोल्टेज सेम रहता है, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारा करंट सेम रहेगा एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा वोल्टेज सेम रहेगा, ठीक है। जिसको कोई प्रॉब्लम है नहीं तो चलो फिर ठीक है, आगे चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। विच लेंस इज यूज फॉर क्योरिंग हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को दूरदृष्टि कोण कहते हैं, ठीक है, हिंदी में दूरदृष्टि कोण कहते हैं। अगर हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पे इसको हाइपरमेट्रोपिया को दूरदृष्टि कोण कहते हैं, आपको पता भी होगा। इसके लिए बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूजन रहते हैं, एक हाइपरमेट्रोपिया होता है, एक मायोपिया होता है, ठीक है। आपको ज़्यादा नहीं रखना, हाइपर मीन्स दूर, ठीक है, मायोपिया मीन्स पास, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया मीन्स दूर का सही दिखेगा, ठीक है, मायोपिया पास का सही दिखेगा, ठीक है। और जब ये दूर का दिखता है, दूर का सही दिख रहा है, ठीक है, मैं बस हाइपर है तो दूर का याद रखना, दूर का सही दिखेगा। एंड इसमें हमारा किस में होता है, ये हमारी आइज थी, ठीक है, जो हमारी इमेज बनती है रेटिना पे बनती है। सपोज करो हमारा रेटिना यहाँ था, वैसे यही होता है एंड में जो होता है, जो इमेज आई थी यहाँ पे कोई कैंडल थी, ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ये ऑब्जेक्ट है कोई हमारा, यहाँ से क्या निकलेगी, रेज निकलेगी,
यहाँ पे हमारी आइज पे पड़ेगी, देन ये बैंड हो जाएगी, कन्वर्स हो जाएगी, सॉरी बैंड नहीं कह सकते, कन्वर्स हो जाएगी, ऐसी यहाँ पे जाएगी और ये भी कन्वर्स हो जाएगी। ठीक है, ये क्या होता है हाइपरमेट्रोपिया में जो हमारा रेटिना होता है, ये हमारा जो रेटिना था ये वाला, इससे बियॉन्ड द रेटिना इमेज बनती है हमारी। ठीक है, बट हमको क्या करना है, अपना रेटिना पे इमेज लाना है। रेटिना पे इमेज लाने के लिए इसका आगे क्या करते हैं, हम एक कौन सा लेंस लगाते हैं, ये कौन सा लेंस होता है, ये वाला कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, जो हमारी आइज होती है वो भी एक तरह का कॉन्वेक्स लेंस की तरह वर्क करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, दूसरा हमारा कॉनकेव लेंस उसको डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। अच्छा, अगर हमारी इमेज पीछे बन रही है तो हमें पास बनानी है, मीन्स रेटिना पे बनानी है, ऑन द रेटिना बनानी है, तो इसको कन्वर्जिंग लेंस लगाएंगे विच इज योर कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करा तो हमने इस हमारी रेटिना पे इमेज बनी है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है, तो आंसर तो आपको पता ही चलेगा ऑप्शन को देख के कि कौन सा आंसर होने वाला है इसमें से। तो आंसर इज अवर कॉन्वेक्स लेंस। ये तो आपको थोड़ा घुमाने के लिए दिया था कि ये ऑप्शन नंबर 4 कॉनकेव लेंस हुज फोकल लेंथ इज 25 मीटर्स। ठीक है, ये तो नहीं था वैसे कुछ भी, बस हमें क्या देखना था अपना कॉनकेव और कॉन्वेक्स। हमेशा लोग इसी में जो कैंडिडेट रहते हैं इसी में कंफ्यूजन रहती है, तो अब कंफ्यूजन नहीं होगी बिल्कुल भी। हाइपर मीन्स दूर और मायोप मीन्स पास। ठीक है, पास का सही दिखता है, मायोपिया में हाइपरमेट्रोपिया में दूर का सही दिखता है, और इमेज भी दूर ही बनती है रेटिना से। पास में बनाने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे विच इज योर कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, एंड देन दूसरा आपका कॉनकेव लेंस, उसमें क्या होता है इमेज पहले बन जाती है रेटिना से। ठीक है, मायोपिया जो होता है उसमें पास के सही दिखता था, तो इसमें रेटिना में इमेज जो वो पहले बन जाएगी, तो हम उसमें यूज करेंगे कॉनकेव लेंस का। कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, वो वाइड करेगा। ठीक है, वाइड मतलब फैलाएगा अपनी जो रेज होती है और फिर रेटिना पे घेरेगा। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जो कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं मायोपिया में, उसकी हेल्प से रेटिना पे इमेज बन जाती है। ठीक है, जो पूरी क्लियर बनती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें एक चीज की, जो इमेज बनती है, ठीक है, आप सबको क्या पता भी हो या ना पता हो, तो जो इमेज बनती है हमारी आई रेटिना पे हमेशा उल्टी इमेज बनती है। ठीक है, मीन्स इरेक्ट बनती है हमेशा, सॉरी इन्वर्टेड बनती है, इन्वर्टेड बनती है हमेशा हमारी आइज पे, बट हमें तो सीधा दिखता है। जैसे कि अभी मैं आपको दिख रहा हूँ, तो मैं आपको सीधा दिख रहा हूँ या मैं उल्टा दिख रहा हूँ, ऑफकोर्स सीधा ही दिख रहा हूँ। ये सीधा क्यों दिखता है, अभी मैंने बोला कि रेटिना पे उल्टी इमेज बनती है, बट क्या होता है यहाँ पे जो हमारा माइंड होता है, ठीक है, ब्रेन जो होता है वो उसको चेंज कर देता है, मीन्स उल्टा कर देता है। जो हमारी इमेज उल्टी दिख रही बन रही थी रेटिना पे, उसको सीधा कर देगा वो। ठीक है, सीधा कर देता है वो बिल्कुल, फिर अपना हमारी इमेज को बिल्कुल सीधा कर देगा। कौन करेगा, ब्रेन। ठीक है, तो समझ में आ गया सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेट। अच्छा, ये वेट वाला क्वेश्चन आता है तो सब जो स्टूडेंट रहते हैं ज़्यादातर एक्साइटेड हो जाते हैं कि यार ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हम इसको कर लेंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बट यहाँ पे देखो मैंने ऑप्शन ये दे दिया किलोग्राम ग्राम, एक न्यूटन दे दिया, और एक बहुत किलोग्राम एंड ग्राम। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका किलोग्राम और ग्राम दोनों होता है, मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट फॉर दोज हु इज रेडी टू गो फॉर द ऑप्शन नंबर 1 एंड 2। तो यहाँ पे किस किस के बच्चे का ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 है। आपकी जानकारी के लिए बता दे, जो वेट होता है W इज इक्वल टू में होता है mg। ठीक है, मास इंटू में ग्रेविटेशन। तो ये एक हमने आपको पहले ही बताया होगा, जो F इज इक्वल टू में होता है ma होता है। क्या इन दोनों तुम्हारे क्या नाम है, फॉर्मूले में कुछ सिमिलरिटी दिख रही है। यहाँ पे एक्सीलरेशन का यूज करा गया है, ऊपर वाले में ग्रेविटेशन का यूज करा गया है। तो आपके अकॉर्डिंग क्या वेट की यूनिट ग्राम होगी, किलोग्राम होगी, या न्यूटन होगी, या बोथ किलोग्राम एंड ग्राम्स, कौन सी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट, बिकॉज द वर्क जो हमारा वेट होता है, वेट का फॉर्मूला होता है m इंटू में g, और m इंटू में g किसको रिलेट करके बनाई है, F इज इक्वल टू में ma करके रिलेट करा है। ठीक है, तो वेट का भी जो ऐसा यूनिट होती है, यूनिट कह सकते हैं, उसका क्या होता है, न्यूटन ही होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट। ओके, इज एनीबॉडी क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई ऑल ऑफ दोज। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं बिना किसी टाइम को गवाए।
इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द एंड, आहार नाल के किस भाग में अंत में, आहार नाल के किस भाग में अंत में खाना पचता है, मीन्स पाचन होती है, पाचन क्रिया होती है, डाइजेशन बोलते हैं जिसको इंग्लिश में और हिंदी में पाचन क्रिया बोलते हैं। तो किस में होता है? आपके अकॉर्डिंग बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन में, क्योंकि लास्ट पार्ट वही होता है हमारा, बट नहीं, जो हमारा डाइजेशन होता है वो किस में होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट। क्यों? क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में जो होता है एब्जॉर्प्शन होता है, जो फाइनली डाइजेशन की प्रोसेस एंड होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, जो भी हमारा फूड था, ठीक है, फूड को डाइजेस्ट होने के बाद जो भी बचा उसमें से वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, देन उसमें से वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। ठीक है, तो हमारा अगर क्वेश्चन आए कि डाइजेशन टेक प्लेस इन द एड, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। द रूबेला डिसीज इज स्प्रेड बाय विच माइक्रोब्स, माइक्रोब्स मीन्स माइक्रोऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जीव होते हैं उनको माइक्रोब्स बोला जाता है। ठीक है, तो रूबेला डिसीज किस माइक्रोब्स के थ्रू फैलती है? वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या फंगाई? वायरस, जीवाणु, प्रोटोजोआ या कवक? अच्छा, कोई मुझे इसका अल्टरनेटिव नेम बताएगा रूबेला का? रूबेला का अल्टरनेटिव नेम होता है जर्मन खसरा। ठीक है, उसको बोलते हैं जर्मन खसरा बोलते हैं इसको। एक इसके टीका भी सुना होगा तुमने, MMR का टीका होता है। ठीक है, मिजिल, मम्स और रूबेला, ये तीनों का टीका एक साथ लगाया जाता है। ठीक है, तो ये किसके थ्रू फैलता है? किस माइक्रोब्स के थ्रू फैलता है? वायरस के थ्रू फैलता है। तो वायरस विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बिना टाइम गवाए। पिच ब्लेंडी इज द ओर ऑफ विच मेटल? पिच ब्लेंडी जो है किस मेटल का ओर है, मीन्स किस मेटल को ये एक्सट्रैक्ट करता है? ठीक है, तो क्या जिंक होएगा, प्लेटिनम, यूरेनियम या कॉपर? अच्छा, तो पहले स्टार्ट करते हैं अपना कॉपर से। कॉपर का क्या होता है? और कॉपर का और को क्या बोलते हैं? क्यूपराइट बोलते हैं, क्यूपराइट बोलते हैं, क्यूपराइट बोलते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? यूरेनियम, यूरेनियम ही हमारा सही आंसर होएगा। और जो जिंक होता है, जिंक के लिए जिंक ब्लेंडी का यूज करा जाता है। पिच ब्लेंडी का और जो होता है वो किसका होता है? यूरेनियम का होता है। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी यूरेनियम। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। हाउ मैनी हार्ट चैम्बर आर प्रेजेंट इन अ क्रोकोडाइल? अच्छा देखिए, मैं आपको एक सिंपल बताता हूँ, आप कितना याद करोगे? क्रोकोडाइल के कितने होते हैं, डॉग के कितने होते हैं, एलिफेंट के कितने होते हैं, और क्या नाम, कॉकरोच के कितने होते हैं? 2 या 4 एक्सेप्शनल केस होते हैं, बाकी सब इजी होता है। आपको 5 पता होगा। 5 जो हमारे कोडेटाज होते हैं, मीन्स जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हमारा आता क्या? सबसे पहले हमारा आता है एक्वेटिक, जिसको पानी वाले जानवर बोला जाता है। ठीक है, दूसरा आता है हमारा रेप्टाइल, एम्फीबियन, मैमल, और लास्ट में कौन सा आता है? पता है क्या किसी को? 5 होते हैं टोटली। फर्स्ट क्या हो गया हमारा? रेप्टाइल हो गया, सॉरी, फर्स्ट हमारा सबसे पहले आता है एक्वेटिक, फिर रेप्टाइल, एम्फीबियन, मैमल और एवीज। ठीक है, पक्षी को भूल गए थे हम, सॉरी, एवीज। ठीक है, एवीज बोलते हैं उसको। तो 5 होता है। जो स्टार्टिंग के 2 बताए थे मैंने, कौन कौन से? पहला हमारा क्या नाम है? एक्वेटिक और रेप्टाइल। ठीक है, एक्वेटिक और रेप्टाइल जो होते हैं इनमें दो चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, हार्ट के। थर्ड हमारा आता है एम्फीबियन। एम्फीबियन में 3 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, जितने भी एम्फीबियन वो होते हैं जो लैंड और वाटर में दोनों में सर्वाइव कर सकते हैं। एम्फीबियन में 3 चैम्बर, एक्वेटिक और रेप्टाइल में 2 चैम्बर्स। ठीक है, और जो हमारा फोर्थ था मैमल और एवीज। ठीक है, पक्षी श्रेणी बोलते हैं जिसको, उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, मैमल्स में हमारे सारे एनिमल्स भी आ जाते हैं, ज़्यादातर हमारे काऊ, बफेलो, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, जो स्तनपायी होते हैं, मीन्स जो दूध पिलाने में सक्षम होते हैं, उनको मैमल्स बोला जाता है। ठीक है, तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। बट आप कहोगे क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल तो रेंगने वाला, ये रेप्टाइल हो गया, इसमें तो 3 होने चाहिए, नहीं सॉरी 2 होने चाहिए, इसमें तो रेप्टाइल है। तो आपका आंसर 1 होगा या फिर 2 या 3 या 4? ये एक्सेप्शनल केसेस है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला था। क्रोकोडाइल में जितने चैम्बर्स होते हैं, कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, एक ही एक्सेप्शन केस होता है, क्रोकोडाइल में 4 होते हैं। एक ऐसी आता है कॉकरोच में 13 होते हैं। ठीक है, ओके,
तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, विच एसिड फाउंड इन अनराइप मैंगोज। यहाँ अनराइप लिखा गया मीन्स कच्चे आम। कच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक, टाइट्रिक, साइट्रिक या एस्कॉर्बिक? अच्छा, बहुत से क्या करते हैं कि खट्टी चीज है, खट्टी चीज हो गई तो आम भी तो खट्टे ही होते हैं, जो खट्टे होते हैं तो उनमें साइट्रिक एसिड होएगा, इसे साइट्रिक या सिट्रिक बोलते हैं, ठीक है। बट नहीं, इसमें कौन सा होता है? टाइट्रिक होता है, टाइट्रिक एसिड होता है इसमें। क्यों? एक हमारे 3 होते हैं, ग्रेप्स, इमली, टैमरिंड बोलते हैं जिसको, और थर्ड हमारा अनराइप मैंगोज, इसमें टाइट्रिक एसिड होता है, ठीक है। टाइट्रिक या टार्टारिक बोलते हैं, ठीक है। वो प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा आ जाता है कि अपनी अपनी लैंग्वेज का, वो मदर टंग का रहता है ना, तो इसलिए हो जाता है थोड़ा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट फॉर दिस क्वेश्चन। तो मूव करते हैं नेक्स्ट। अच्छा, वो जो बाकी बचे वो साइट्रिक में आते हैं खट्टे पदार्थ। एक एस्कॉर्बिक में आता है हमारा आंवला, ठीक है। आंवला में जो एसिड पाया जाता है कौन सा होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, एक बार बताओगे कि जो हमारा सिरका होता है, जनरली सिरका बोलते हैं उसको, सिरका मीन्स एसिटिक एसिड, ठीक है। ये हिंदी में होता तो इजी हो जाता, बट इंग्लिश वाले बच्चे होते हैं ना, कंफ्यूज होता है एसिटिक किस में मिलता है, ठीक है। सिरका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विनेगर। तो विनेगर में कौन सा एसिड होता है? एसिटिक, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? चलिए ठीक है, आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एट व्हाट टेम्परेचर मरकरी स्टार्ट टू सॉलिडिफाई फ्रॉम लिक्विड स्टेट। हमें सबको पता है कि ये मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड होता है, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर कितना होता है? 24 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर होता है हमारा। मरकरी हमारा लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। बट क्या किसी ने ये बताया कि वो भी सॉलिड हो सकता है? होता है वो सॉलिड, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, इन 4 ऑप्शन में से बताओ किस टेम्परेचर पे वो अपनी स्टेट को चेंज करना स्टार्ट कर देता है। क्या 0 डिग्री सेल्सियस पे, या -4, या 4 डिग्री सेल्सियस, या माइनस का 39 डिग्री सेल्सियस? कौन सा होएगा आपके हिसाब से? 0 डिग्री सेल्सियस नहीं, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे जो होता है वाटर चेंज हो जाता है सॉलिड फॉर्म में, आइस बन जाता है जो। ये -4 डिग्री सेल्सियस और 4 डिग्री सेल्सियस, ये दोनों ऑप्शन ही अलग है। ये डेंसिटी और वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन थे, ठीक है। तो लास्ट बचा हमारा -39 डिग्री सेल्सियस, तो ये हमारा राइट आंसर होएगा, ठीक है। ये याद रखने की चीज़ है। जो मरकरी होता है हमारा लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर कितना होता है? 24 डिग्री सेल्सियस। बट उसको अगर सॉलिड करना हो हमें तो कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है? -39 डिग्री सेल्सियस पे होता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे एक समझ में आ गया सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एट व्हाट टेम्परेचर, 2 क्वेश्चन है, ठीक है। एक पहले वाला तो ये दोनों टेम्परेचर से रिलेटेड है। एट व्हाट टेम्परेचर बोथ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, मीन्स जो हमारा फ़ारेनहाइट होता है और सेल्सियस होता है, दोनों का जो मैग्नीट्यूड होता है, मीन्स इकाई जो होती है वो सेम होती है। कौन से टेम्परेचर पे? 40 डिग्री सेल्सियस, -40, 4 डिग्री सेल्सियस, या 273, सॉरी सेल्सियस बोलो, एट 40, -40, 4 या 273 पर किस पे होता है? 40 डिग्री, एट 40 पे कौन बता रहा है? नहीं, 4 पर, 273 पर। इसमें जो आपका होएगा सही आंसर वो होएगा एट -40 डिग्री, मीन्स आपका -40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सेल्सियस के लिए सी लिख रहा हूं मैं बस यहाँ पे, और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये दोनों जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। पूछ लेते हैं कि एग्जाम में कि एट विच टेम्परेचर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, तो कौन सा टेम्परेचर होता है? -40, ठीक है। याद रहेगा सबको? ओके। अच्छा, इनके बीच में रिलेशन पता है क्या आपको? क्या नाम है? सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में, ऐसे ही हमारा केल्विन और सेल्सियस के बीच में भी होता है। ये जो हमारा रिलेशन होता है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में, क्या होता है? C/5 इज इक्वल टू में C/5 इज इक्वल टू में F माइनस में 32 डिवाइड बाय में 9, ठीक है, डिवाइड बाय में 9। ये हमारा रिलेशन होता है, ये F है, ठीक है। फ़ारेनहाइट का F है ये, ठीक है। ये हमारा रिलेशन होता है, मीन्स अगर हमको सेल्सियस दे तो हम उसे फ़ारेनहाइट निकाल सकते हैं, फ़ारेनहाइट दे तो उसे सेल्सियस निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको अगर कि कन्फ्यूजन हो कि 40 डिग्री सेल्सियस पे फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होंगे, आप इसमें पुट करके देख सकते हैं,
सेल्सियस की जगह 40 डिग्री माइनस का 40 डालना फ़ारेनहाइट, और अपने आप ही माइनस का 40 आ जाएगा। ठीक है, एक रिलेशन और होता है केल्विन और सेल्सियस में। ठीक है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इनके ऊपर चेंज करने के। हमें सेल्सियस देता है क्वेश्चन में पेपर में, और डिग्री सेल्स उसमें पूछ रहा था फ़ारेनहाइट में या केल्विन में। इसका कितना होता है सेल्सियस, ठीक है, जितना डिग्री हमारा सेल्सियस है प्लस में कितना 273। ठीक है, ये रिलेशन होता है हमारा। तो दो रिलेशन हो गए, पहला हमारा केल्विन इज इक्वल टू में डिग्री सेल्सियस प्लस में 273 डिग्री। ठीक है, और दूसरा C/5 इज इक्वल टू में F माइनस में 32 डिवाइड बाय में 9। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए तो मूव करते हैं आगे की तरफ। डेप्थ ऑफ ओशियन और सी इज मेजर्ड बाय, किसके थ्रू मेजर करा जाता है? ये जो डेप्थ होती है ओशियंस की, मीन्स इतना गहरा, जैसे हमें पता सबको मरियाना ट्रेंच जो है सबसे गहरी है। ठीक है, फिलीपींस के पास में पैसिफिक ओशियन के अंदर जो मिलती है, वो कैसे मेजर करी होगी? क्या कोई इसके अंदर उतर के करेगा मेजर, या फिर किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू करी जाती है? इंस्ट्रूमेंट के थ्रू करी जाती है। यहाँ पे 4 इंस्ट्रूमेंट लिख रखे हैं, कौन कौन से? एक एल्टीमीटर, फीथोमीटर, बैरोमीटर एंड मैनोमीटर। तो कौन सा ऑप्शन होगा? एल्टीमीटर। एल्टीमीटर जो होता है बिल्डिंग की हाइट नापने के लिए यूज किया जाता है, बिल्डिंग की या फिर क्या नाम है हमारे एरोप्लेन्स की कितनी ऊंचाई पर उड़ रहे हैं वो। ठीक है, उनके लिए यूज किया जाता है। बिल्डिंग के लिए सेक्सटेंट होता है। ठीक है, फीथोमीटर, फीथोमीटर ही हमारा राइट आंसर होएगा। फीथोमीटर का ही हम यूज करते हैं किसके लिए? डेप्थ ऑफ द ओशियन को मेजर करने के लिए। ठीक है, जो बैरोमीटर होता है प्रेशर को मेजर करने के लिए होता है। ठीक है, अच्छा, बैरोमीटर में जो रीडिंग होती है अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो क्या मौसम सही रहता है, या और नीचे की तरफ जा रही है जब ज्यादा सही रहता है? हम सोचेंगे कि भाई प्रेशर ज्यादा हो रहा है, मतलब बैरोमीटर की रीडिंग ऊपर जा रही है तो खतरा है, बट नहीं, बैरोमीटर की रीडिंग ऊपर जा रही है तो मौसम सही रहेगा। ठीक है, शांत रहेगा। अगर बैरोमीटर की रीडिंग नीचे जाती है तो मौसम हमारा खराब हो जाता है। ठीक है, मतलब मौसम बहुत ही स्टॉर्मी हो जाता है, तूफान से आने लगता है। ठीक है, जब उसकी रीडिंग नीचे जाती है बैरोमीटर की। ठीक है, और मैनोमीटर हमारा जो ये एयर से रिलेटेड होता है। ठीक है, एयर का प्रेशर नापते हैं इसमें, एयर या गैस कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 13 तक आ चुके हैं। कि आप सब तो समझ में भी आ रहा है, या फिर आप वैसे पढ़े ही जा रहे हो कि आगे आगे मूव करते रहते हो? बहुत से ऐसे होते हैं कि क्या नाम है, आगे आगे मूव करते रहते हैं बस जल्दी जल्दी। मेन है आपको समझना। ठीक है, चाहे आप मुझसे समझो चाहे आप किसी अलग टीचर से समझो, बस समझना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमेरिक मटेरियल इज यूज फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ जैकेट? जो बुलेट प्रूफ जैकेट रहती है उसके अंदर किस मटेरियल का यूज करा जाता है? नाइलॉन, रेयन, केवलार, डेक्रोन। कौन सा होता है? हमारे यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा केवलार। ठीक है, केवलार हमारा जो ऑप्शन है ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ओके, तो ये हमारे कुछ हमने आज क्वेश्चंस पढ़े। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 13 तक पढ़े। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा, ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का नाम है क्रैंक कंपटीशन, और लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर जो इन्फॉर्मेशन जो नॉलेज होती है ना, वो जितनी स्प्रेड करते हैं उतनी ज़्यादा इंक्रीज होती है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।